वो आपका है scarcity causes economic problem. Scarcity causes economic problem. How? तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है, मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज at individual level as well as at the level of economy as a whole. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये हमारी क्या है, इट इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर इट इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द बेस्ट यूटिलाइजेशन. मींस रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना, ऐसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट. तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमें एलोकेट करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चाहे कंज्यूमर के रिसोर्स हो, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का हम कहें कि उसकी जो इनकम है वो क्या है, रिसोर्स है और लिमिटेड है. और जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो रिसोर्स है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो भी क्या है, उसके पास लिमिटेड है. और इसीलिए हमें एलोकेट करना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमें एलोकेट करने की, चूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे हम कंज्यूमर की इनकम की बात करें, चाहे हम प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की जो टोटल रिसोर्सेज हैं उनकी बात करें, वो सभी क्या है, स्केर्स हैं, लिमिटेड है. तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड. और लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि हम जो हमारा रिसोर्स है उसका यूज पहले किसके लिए करें, फिर किसके लिए करें, फिर किसके लिए करें, ताकि हमारी मैक्सिमम जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए. अगर हमारे रिसोर्स लिमिटेड ना हो, स्केर्स ना हो, कि अगर मैं कहूँ कि हमारी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या हमें उस केस में सोचने की जरूरत है कि हमारी जो इनकम है इसका यूज हम कहाँ कहाँ करें? क्योंकि हमारी अगर इनकम अगर हमारी लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड है कि जितना चाहे पैसा हम उतना यूज कर लें, तो उस केस में लिमिटेड नहीं होगी. और लिमिटेड नहीं होगी तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है तो जैसे मर्जी खर्च करो, जितना मर्जी खर्च करो, जिस चीज पे खर्च करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही अगर आप प्रोड्यूसर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उस केस में आपके पास जो कैपिटल है, जो पैसे आप लगाओगे, क्या वो अनलिमिटेड होते हैं? अगर आपके पास अनलिमिटेड मनी है तो आप क्या करोगे, जिस चीज का चाहे प्रोडक्शन कर लो, चाहे सारी गुड्स का प्रोडक्शन कर लो. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर के हों, प्रोड्यूसर के हों, हमारी पूरी इकोनॉमी के हों, जो रिसोर्सेज है वो हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड. अगर हम बात करें दो पर्सन की कि एक ए है और एक बी है, ए की जो पर मंथ इनकम है वो उसकी 10 लाख रुपए है और ए की जो इनकम है वो 10,000 पर मंथ है, तो हम क्या कहेंगे कि बी की जो इनकम है वो अनलिमिटेड है? नहीं, बी की इनकम भी लिमिटेड है, क्योंकि बी की जैसी इनकम है वैसे ही उसके खर्चे होते हैं. इसकी 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम है तो वैसी ही गाड़ी में चलेगा, उतनी महंगी उसके पास गाड़ी होगी. एक बार जो ड्रेस पहनेगा हो सकता है दोबारा उसको हाथ में ना लगाए, एक बार पहनते ही फेंक दे, तो उसके जो खर्चे होंगे वो भी उस जैसे हैं, उसकी इनकम के जैसे. तो बी के लिए उसकी इनकम लिमिटेड है और ए के लिए उसकी इनकम लिमिटेड है जिसकी कम इनकम है.
ये हो सकता है कि 2 जोड़ी कपड़े में पूरा साल निकाल दे, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बस का यूज करे, या अगर जो डिस्टेंस वो ज्यादा नहीं है तो पैदल जाके वहां जाए या साइकिल का यूज करे। तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो हमारे क्या है, लिमिटेड है, स्केर्स है। इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज, जैसे प्रोड्यूसर को सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो उसके रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो इन रिसोर्सेज का यूज करके वो किसका प्रोडक्शन करे, वीट का प्रोडक्शन करे, या वो पेन बनाने की अपना कोई काम शुरू करे, या फिर वो बैग बनाने का अपना कोई काम शुरू करे। इन रिसोर्सेज का वो यूज किस गुड को प्रोड्यूस करने में करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इकोनॉमिक, जो स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये ट्रू है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और प्लस में लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूज भी है, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो रिसोर्स है उनके ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपकी इनकम है और इनकम को हम सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हैं खाने पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस केस में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पैसे आ गए, इसको हमें सिर्फ खाने पे ही खर्च करने और कोई इसका यूज ही नहीं है, तो उस केस में भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से होती है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड तो है, साथ ही साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी इनकम 10,000 पर मंथ है, उस 10,000 रुपए को मेरे को सिर्फ खाने पे खर्च करना है, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कि इस 10,000 रुपए को मैं कहाँ खर्च करूँ, सिर्फ खाने पे ही करना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्कैरसिटी है, लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्स हमारे लिमिटेड है, इसीलिए हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है कि हाउ स्कैरसिटी इज द अंडरकरंट ऑफ, how scarcity is the undercurrent of economics. How is the scarcity of undercurrent of economics? तो इसमें हम सेम हमें यही एक्सप्लेन करना है कि हमारी जो स्कैरसिटी है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चाहे कंज्यूमर के हो चाहे प्रोड्यूसर के हो, उसके जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, मींस कि रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो ग्रेटर होती है उनकी सप्लाई से, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। और स्केर्स, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, स्केर्स है, इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन सी डिमांड को पूरा करें और कौन सी डिमांड को हम छोड़ दें। तो इसीलिए जो स्कैरसिटी है उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ही हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी ही करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, इकोनॉमिक इश्यूज की। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, कि हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड का हम कैसे यूज करें कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है वो हमारी सेटिस्फाई हो सके, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और जो हमारी इकोनॉमी है उसका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो जाए। तो जो इकोनॉमिक्स है, इसकी जो मेन जो रीजन है इकोनॉमिक स्टडी करने का वो क्या है? स्कैरसिटी, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और साथ ही साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूज है, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की होने की वजह से ही हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो इकोनॉमिक्स की नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Problem of choice is unavoidable. Problem of choice is unavoidable in the ordinary business of life. How? Problem of choice
is unavoidable in the ordinary business of life. हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम वैसे इसको डिफाइन करेंगे कि हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मींस कि हमारी जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें हम चाहे कंज्यूमर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें या हमारी इकोनॉमी की बात करें, तो हमारी जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसमें जो चॉइस है वो अनअवॉइडेबल कैसे है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और साथ ही उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और जो हमारी डिमांड है वो हमारी अनलिमिटेड है। तो क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इसीलिए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और हमें चूज करना पड़ता है कि which demand is to be satisfied और which demand is to be lived, कि हम अपनी कौन सी डिमांड को पूरा करें और कौन सी डिमांड को हम छोड़ दें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में भी जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमारी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि चाहे हम एज ए कंज्यूमर बात करें तो भी हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और अगर हम बात करते हैं एज ए प्रोड्यूसर तो भी हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है एज ए कंज्यूमर कि हम किन गुड्स और सर्विसेज पे ज्यादा खर्चा करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और एज ए प्रोड्यूसर कि जो प्रोड्यूसर है वो ये डिसाइड करता है कि जो उसके रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक जो प्रोड्यूसर है वो जितने चाहे पैसे लगा दे, एक लिमिट है उसके इन्वेस्ट करने की। अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके पास जो मनी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, अगर मान लो किसी के पास बहुत बड़ी अमाउंट में भी पैसे हैं तो भी वो हर एक गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो एक बिजनेस शुरू कर लेगा, दूसरा कर लेगा, उसके बाद उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे अरेंज करे, चाहे वो बैंक से लोन ले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं कहूँ कि राम आपको बिजनेस शुरू करना है तो वो जितने मर्जी लेबर जो मिलेगा उसी को वो अपॉइंट कर लेगा, उसी को अपने बिजनेस में रख लेगा, क्योंकि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए जो प्रोड्यूसर है उसके भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसको भी डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनका यूज करके वो किन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, किस चीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में भी हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये अनअवॉइडेबल है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और जो हमारी डिमांड है वो हमारी क्या है, अनलिमिटेड। Briefly explain components of economics. तो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट है? इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट है वो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारे क्या है मेन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मींस कि कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो किन गुड्स और सर्विसेज में इन्वेस्ट करे, किन चीजों का प्रोडक्शन करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, किन चीजों में अपने पैसे को लगाए, इन्वेस्ट करे, कितना प्रोडक्शन करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कंजम्पशन ये भी मेन कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स का। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो कैसे अपनी इनकम को खर्च करे ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी में हम इकोनॉमिक्स में करते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम मींस आप चाहे नेशनल प्रोडक्ट कह लो या नेशनल इनकम कह लो, कि हमारी कंट्री में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, तो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में कहेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन के लिए यूज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का उसको वो सेल करेगा, और सेल करने के बाद उसके पास जो भी रेवेन्यू आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जिस जिसके पास पैसा गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नेशनल इनकम।
दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल वी कैन से, नॉट इक्वल, आइडेंटिकल। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि ये भी हमारे इकोनॉमिक्स का एक मेन कंपोनेंट है कि जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग रिचर एंड पुअर सेक्शन, ताकि जो पुअर सेक्शन है उसका भी सोशल वेलफेयर हो सके। अगर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए होगा तो हमारा जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, तो वो चीजें चाहे महंगी हो तो वो चीजों को खरीद लेता है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पुअर सेक्शन है उसकी परचेजिंग पावर नहीं होती, उसके पास पैसे की कमी रहती है, तो इसीलिए अगर प्रोडक्शन किया जाएगा रिचर सेक्शन के लिए तो जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है वो बनते ही चीजों को खरीद लेगा, और जब मार्केट में डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है पुअर सेक्शन के लिए, तो उस केस में जो गरीब लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती नहीं है, तो उस केस में सोशल वेलफेयर होता है, जीडीपी ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। या अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इनकम की फॉर्म में, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि एलोकेशन ऑफ national income among land, labor, capital and entrepreneurship, कि जो भी टोटल इनकम है एक कंट्री की, एक साल की जो टोटल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। लैंड, यानी कि अगर हम बिजनेस करने के लिए किसी से बिल्डिंग ले तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर, हमारे यहाँ जो काम करेंगे एम्प्लॉइज उनको वेजेस और सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल, अगर पैसा हमारा अपना है तो ठीक है, अगर हमने बैंक से या किसी रिलेटिव से कहीं से भी अरेंज किया है तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है उसको अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल के लिए उसको प्रॉफिट जो बचेगा वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। जब हम एक कंज्यूमर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, एक प्रोड्यूसर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, या फिर एक हाउस होल्ड की अगर हम बात करें उसकी हम प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, उसकी डिमांड की, या एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल, एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की, एक हाउस होल्ड की या एक इंडस्ट्री की। प्रोड्यूसर मीन्स एक फर्म, और जब हम फर्म के ग्रुप की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि शुगर बनाने वाली 10 फर्म्स है, A B C D E F 6 लगा लीजिए कि शुगर बनाने वाली हमारे यहाँ पे 6 फर्म है, कि A की अपनी अलग फर्म है, B C D E F, तो इन सबको इकट्ठा हम क्या कहेंगे, शुगर इंडस्ट्री। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरे कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, या हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो उसकी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल हैं वो हमारे हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड मीन्स कि एक इंडिविजुअल की, एक हाउस होल्ड की, और सप्लाई एक प्रोड्यूसर की या एक इंडस्ट्री की सप्लाई। और एग्रीगेट मीन्स टोटल एक इकोनॉमी में एक साल में जितना प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि एक कंट्री में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है सबके फ्लो को क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। और सभी गुड्स और सर्विसेज की जितनी टोटल डिमांड है उसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है दे रिमेन्स कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि एक्चुअल में वो चेंज होते हैं। ऐसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि
माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है दे रिमेन्स कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी, कि जहां पे भी जो डिमांड और सप्लाई है ये जहां पे भी इंटरसेक्ट होते हैं वहीं पे प्राइस डिटरमाइन होता है। ये डिमांड होती है, ये सप्लाई है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे प्राइस फिक्स हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना। तो जितना ज्यादा एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम बात ही कर रहे हैं टोटलिटी की, कि टोटल डिमांड कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज है सबकी टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई मींस एक कंट्री में एक साल में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कि वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की, लेकिन इसमें भी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एक कंज्यूमर की तो इंडिविजुअल है, लेकिन अगर हम बात करें हाउस होल्ड की तो हाउस होल्ड मीन्स कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर हैं 4 है तो 4 का एग्रीगेशन हो गया, 5 है तो 5 का एग्रीगेशन हो गया। ऐसे जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो अगर हम बात करें एक फर्म की तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री मींस एक जैसा सामान बनाने वाली, एक जैसे गुड प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी फर्म है सबको मिला के हम बात करेंगे इंडस्ट्री। तो माइक्रो लेवल पे भी एग्रीगेशन होता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइक्रो और मैक्रो में कि व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो इकोनॉमिक्स मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो इकोनॉमिक्स। What is logical at micro level may not be logical at macro level, or what is logical at macro level is not logical at micro level. For example, हम एक सेविंग के एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल सेविंग्स है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो सेविंग्स हमारा क्या है, वर्च्यू, मीन्स अच्छी बात है, इंडिविजुअल को सेविंग करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। अगर कल ना हम बीमार हो जाएं या हमें कोई मकान बनाना है तो क्या करेंगे, हमें पहले से सेविंग्स करनी पड़ेगी। तो माइक्रो लेवल पे तो सेविंग्स अच्छी बात है, लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो जो हमारी सेविंग्स है वो हमारी क्या है, वाइस। क्यों? क्योंकि अगर सभी लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर जो इनकम है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा सेविंग। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो सेविंग्स कम होगी क्योंकि इनकम के 2 ही पार्ट है, और अगर कंजम्पशन सेविंग अगर हम ज्यादा करेंगे तो मतलब खर्चा कम करेंगे। तो मैक्रो लेवल पे जो सेविंग्स है वो वाइस है, क्योंकि अगर सभी लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे तो इट मींस वो खर्चा कम करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करेंगे, और अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो इट मींस इकोनॉमी में डिमांड कम है, और अगर डिमांड कम होती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। इन्वेस्टर्स जो है वो तभी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जब मार्केट में डिमांड हो। अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग ज्यादा करते ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कम हो जाएगा, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब कि एग्रीगेट डिमांड कम है। डिमांड कम है तो जो भी प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो इट मींस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम और कम हो जाएगी। इनकम कम होने की वजह से फिर से वो खर्चा कम करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में जा सकती है, यानी कि जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके और डाउन हो जाएगी, और प्रोड्यूसर्स उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और प्रोडक्शन और ज्यादा कम होता चलाएगा, जिसको वापस ऊपर उठाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन एंड डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन।
तो जो स्टैटिस्टिक्स है एज अ सिंगुलर नाउन और स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं numbers, information in terms of numbers, quantitative facts or findings। कि अगर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो नंबर की फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल फैक्ट और फाइंडिंग्स। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल नंबर को वी कैन नॉट कॉल स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई भी नंबर है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं तो किसी भी नंबर को स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए उसमें बहुत सारी फीचर्स का होना जरूरी है कि जो भी वो इंडिविजुअल नंबर है या तो वो एवरेज हो या ग्रुप में हो या कोई रेशो हो, परसेंटेज हो, ताकि उसका हम कंपैरिजन कर पाए। तो किसी भी अकेले इंडिविजुअल अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है कि रैम की हाइट 6 फीट है तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इसके लिए जो फीचर्स है स्टैटिस्टिक्स की वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected by multiplicity of causes, numerically expressed, placed in relation with each other, reasonable accuracy, collected in a systematic manner, enumerated or estimated. Statistics as a singular noun. Statistics as a singular noun means कि tools, methods, techniques, जो भी हम tools, methods use करते हैं, किसमें जो different stages हैं, collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data। जो भी ये different stage है, 5 stage है statistics के, इसके लिए जो भी हम tools use कर रहे हैं वो हमारा क्या है, statistics as a singular noun। नहीं, अगर statistics as a singular noun पूछा जाए तो you can draw this table कि collection of data, इसके लिए हम use करते हैं census and sample method। organization of data, इसके लिए हम use करते हैं टेलीबार और फ्रीक्वेंसी एरे। एरे मींस कि जो हम नंबर लिखते हैं कि नंबर 3 बार, फ्रीक्वेंसी जो हम लिखते हैं कि 3 बार रिपीट हो रहा है या 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे जो हमारा करंट चैप्टर अभी चल रहा है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर दे या फिर डायग्राम्स बना दे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन। वो टूल है इसके टेबल, डायग्राम्स। एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं कि मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते हैं या डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर। तो जो भी हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एनालिसिस के जो टूल्स हैं, जो फॉर्मूले हमारे हैं। और फिर इंटरप्रिटेशन की जो है वो है मैग्नीट्यूड, कि जो भी फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस ईयर का हमारा एवरेज निकाल लिया कि हमारा 10% और इस बार का हमारा 20% है, तो उनका कंपैरिजन करने को हम क्या कहेंगे, इंटरप्रिटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस मींस कि जो भी टूल्स, मेथड, टेक्निक्स वी आर यूजिंग व्हाइल collecting the data, organizing the data, presenting the data, analyzing the data and interpreting the data। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो उसमें सेम है कि हमें स्टेज बतानी है कि देयर आर 5 स्टेजेस, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और उसके लिए जो टूल्स, टेक्निक्स हैं, वो जो भी मेथड्स हम यूज करते हैं कि कलेक्शन के लिए हम सेंसस और सैंपल मेथड यूज करते हैं तो वो टूल्स, मेथड, टेक्निक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम टेलीबार और फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हम टेबल, डायग्राम का यूज करते हैं। एनालिसिस के लिए हम मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन की मेथड यूज करते हैं। और इंटरप्रिटेशन के लिए हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। मैग्नीट्यूड मींस ऑफ एवरेज मींस या मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन कि प्रीवियस ईयर का जो भी हमारे पास रिजल्ट है और करंट ईयर का जो रिजल्ट है उनको हम, या पिछले और भी जो पहले किसी के भी ईयर के थे उनका कंपैरिजन करना और रिजल्ट प्रूव करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा डेटा है, तो देखो बेटा जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है वो हमारे कौन से हैं,
Quantitative variables are those variables which can be expressed in terms of number. कि for example कि हमारी पॉपुलेशन का साइज है, या कितनी पॉवर्टी है हमारे यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारी टोटल वर्कफोर्स कितनी है, या एज, हाइट, वेट। और क्वालिटेटिव जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्यूटी, सिंसियरिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर अगर हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ग्रो कर सकती है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है जो हार्ड वर्किंग नहीं है या ऑनेस्ट नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके डिक्लाइन भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, write 3 sentences highlighting the importance of statistics in economics. 3 importance हमें बतानी है statistics की in economics. तो सबसे पहले तो यही है statistics in economics, कि जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ये हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम है ये कहें कि हमारा पॉपुलेशन साइज, आवर पॉपुलेशन इज लार्ज, तो क्या हम हमारी पॉपुलेशन का वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से कंपैरिजन कर पाएंगे? क्या हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कितने रिसोर्स यूज करने हैं, क्या हम हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम कर पाएगी? नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा क्योंकि हम हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी लगा लो, कि जैसे पॉवर्टी अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, तो गवर्नमेंट कितने रिसोर्स यूज करे, कैसे अपनी पॉलिसी को फ्रेम करे कि कितना खर्चा करना है पॉवर्टी को रिमूव करने में, कितने लोगों की हेल्प करनी है। तो इस केस में अगर हम हमारी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि स्टैट्स का अगर हम यूज करें टू डिफाइन आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की हमारी जो पॉवर्टी है